हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 24 नवंबर की हमारी न्यूज आइटम्स हैं प्रपोज्ड क्रिप्टो करेंसी बिल और बैंक ऑफ बड़ौदा। कल देर रात को मीडिया में रिपोर्ट किया गया है कि इस विंटर सेशन में जो कि 29 नवंबर को स्टार्ट होगा, गवर्नमेंट एक बिल ला सकती है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिसके थ्रू जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बैन किया जा सकता है। और दूसरी न्यूज है बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, जो कि 2000 करोड़ रुपए 81 बॉन्ड इशू करके रेस करने का प्लान कर रही है। तो ये दोनों ही न्यूज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रपोज्ड क्रिप्टो करेंसी बिल की, तो कल देर रात मीडिया में कुछ रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आने वाले पार्लियामेंट के जो विंटर सेशन है उसमें क्रिप्टो करेंसी बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हैं देश भर में उनको बैन किया जा सके। और जब ये न्यूज आई थी तो सभी जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं वो लगभग 15% के आसपास गिरी थी। हालांकि थोड़ी सी उसमें रिकवरी देखी गई है अभी। जब सुबह 6 बजे मैंने चेक किया तो वो लगभग 10% या इससे ज्यादा गिरी हुई थी। जैसे कि बिटकॉइन 13% डाउन था, इथेरम 10% डाउन था, टीदर 14% डाउन था। और जो इस बिल का ऑफिशियल नाम है वो होगा द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। और इसके थ्रू एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी ला सके। और ये बिल कोशिश करेगा कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हैं भारत में उनको बैन किया जा सके। हालांकि कुछ उसमें एक्सेप्शन रखी जाएंगी, जिससे कि उनकी टेक्नोलॉजी और उसके यूजेस को अलाउ किया जा सके। और जो ये विंटर सेशन है 29 नवंबर को शुरू होगा। इसमें बहुत सारे बिल आएंगे, जिसमें से एक बिल ये होगा क्रिप्टो करेंसी का। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पिछले वीक का फर्स्ट एवर पार्लियामेंट्री पैनल डिस्कशन हुई थी क्रिप्टो करेंसी को लेकर, जिसमें कि सहमति जताई गई कि भारत में हम क्रिप्टो करेंसी को स्टॉप तो कर नहीं सकते, लेकिन इसको रेगुलेट जरूर किया जाना चाहिए। आरबीआई हमेशा से ही क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट रहा है और वो इसको एक्सेप्ट करने में हमेशा उन्होंने रिलक्टेंस दिखाई है, क्योंकि उनको कंसर्न है कि इससे पोटेंशियल रिस्क है मैक्रो इकोनॉमिक को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और कैपिटल कंट्रोल्स को। इसके अलावा सेबी ने भी हमेशा चिंता जताई है कि भाई जो अनरेगुलेटेड ग्रोथ हो रही है क्रिप्टो करेंसी की भारत में, उससे रिटेल इन्वेस्टर को आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने भी पिछले वीक बोला कि सभी कंट्रीज को साथ आना चाहिए क्रिप्टो करेंसी से डील करने के लिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में यूथ को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा सकती है। और अगर आज की डेट की बात की जाए तो एल साल्वेडर दुनिया का इकलौता कंट्री है जो कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मानता है। तो इस पेज पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, सुबह 6 बजे का स्क्रीनशॉट है। इसमें आप देखेंगे कि सभी जो मेजर क्रिप्टो करेंसी हैं भारत में वो सभी डाउन थी। बिटकॉइन 13% से ज्यादा, इथेरम 9% से ज्यादा, लगभग 10%, टीदर 14%। इसके अलावा शीबा इनू जो कि काफी फेमस है वो 16% से ज्यादा नीचे था। तो अब अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए कि ऐसे में अगर आप ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड हैं तो क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ऐसे में पैनिक सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए इन माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि ऑलरेडी इसके प्राइसेस नीचे आ चुके हैं। और हमें गवर्नमेंट के जो विंटर सेशन में जो बिल आता है उसकी वेट करनी चाहिए कि उसमें क्या प्रोविजन रखे जाते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए। हालांकि अगर आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं है और नई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, या इवन इन्वेस्टेड हैं तब भी नई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं कि इसमें अच्छी खासी गिरावट आ गई है, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि और ज्यादा नीचे गिरे। और पर्सनली मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू जिस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है। और अब अगर बात की जाए हमारे स्टॉक इन न्यूज बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि भारत का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड लेंडर यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये 2000 करोड़ रुपए रेस करने का प्लान कर रहे हैं बेसल 3 कंप्लायंट एडिशनल टीयर 1, जिनको कि 81 बॉन्ड्स बोला जाता है, उसके थ्रू। और 81 बॉन्ड्स की बात की जाए तो एक टाइप के परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब इनकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती। और बैंक्स नॉर्मली इनको यूज करते हैं अपने कोर इक्विटी बेस को बढ़ाने के लिए। और ये बेसल 3 नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करते हैं। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो वेंसडे को जो बिडिंग प्रोसेस होगी इन बॉन्ड्स की उसमें डिसाइड किया जाएगा। और हालांकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये मान रहे हैं कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है जो अभी हाल फिलहाल में जो भी 81 बॉन्ड्स इशू किए गए हैं उससे बेटर होगा। और ये लगभग 7.95% के से लेकर 8.05% के बीच में हो सकता है। और इनकी जो डेट ऑफ अलॉटमेंट और पे इन डेट होगी वो 26 नवंबर होगी। और इसमें जो मिनिमम बिड लॉट साइज है वो 1 करोड़ रुपए का है।
और अगर रेटिंग की बात की जाए तो क्रिसिल ने इसको AA+ रेटिंग दी है और स्टेबल आउटलुक दी है, और सिमिलरली इकरा ने भी इसको सेम रेटिंग दी है। और इसके ऊपर जो कॉल ऑप्शन होगा वो 5 साल बाद होगा। कॉल ऑप्शन मतलब कि ये एक परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि इनकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती, लेकिन बैंक 5 साल बाद डिसाइड करेगा कि अगर उनको पैसे की जरूरत नहीं है तो शायद इनको रिडीम किया जा सकेगा, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन होगी। और इसके अलावा बात की जाए तो इससे इसका जो बेस इशू है वो 500 करोड़ का है, लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो बैंक अनदर 1500 करोड़ भी इसमें रिटेन कर लेगा। तो यानी कि 500 करोड़ का बेस है, उसके बाद अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो 1500 करोड़ रिटेन करके ओवरऑल 2000 करोड़ रेज करने का प्लान है। और इस पैसे को यूज कहाँ किया जाएगा? इसको यूज किया जाएगा रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, और ये कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बैंक पैसा इकट्ठा नहीं कर रहा है, इसको डे टू डे एक्टिविटी के लिए यूज करेगा। तो अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो लॉन्ग टर्म यानी कि 3 साल में तो इन्होंने 15% की नेगेटिव रिटर्न दी है, लेकिन पिछले 1 साल में इनकी रिटर्न काफी अच्छी रही है, 99% से ज्यादा, पिछले 3 महीने में 28% के आसपास। हालांकि पिछले 1 महीने से इनका शेयर शांत है, 1 महीने में 1% से ज्यादा गिरा है, और पिछले 1 वीक में तो 3% से ज्यादा गिरा है। और ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो 10 नवंबर के आसपास मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, और उन्होंने इसके टारगेट 120 और 130 दिए थे। तो लगभग हम ऑन एन एवरेज 125 मान सकते हैं। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 118 देते हैं, हायर साइड पे 173 और लोअर साइड पे 53। तो जो कल की क्लोजिंग हुई थी 93.4 पे, तो हम कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है। और अगर हम इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक मीडियम टू लार्ज कैप कंपनी कही जा सकती है, 48,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो और पीबी रेशो काफी अट्रैक्टिव लगती है, यानी कि इनका शेयर काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1.87%, थोड़ी लोअर साइड पे है, लेकिन नॉर्मली पब्लिक सेक्टर बैंक में कम होती है, बट अगर पीयर से भी कंपेयर किया जाए तो ये काफी नीचे है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मेरी हमेशा पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसबीआई सबसे फर्स्ट चॉइस रहता है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, हालांकि थोड़ा सा वैल्यूएशन ऑन द हायर साइड है, लेकिन अभी पीछे थोड़ी सी करेक्शन आई है, तो उसको कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपने उसके अलावा कुछ सोचना है तो सेकंड ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक हो सकते हैं। इसके अलावा पीएनबी में भी अच्छी खासी करेक्शन आ गई है, तो उसको भी कंसीडर किया जा सकता है, बट मेरी पर्सनल ओपिनियन में हमेशा एसबीआई मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगा। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। एंड सेम अप्लाइज टू क्रिप्टो करेंसी एज वेल। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।